हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए BA LLB 9th सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड एवं लिमिटेशन एक्ट। दोस्तों समय पेपर में 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अपने पेपर में किस प्रकार के आंसर लिखना है, जिससे आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए चलिए अब हम जानते हैं कि एग्जाम में पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। एग्जाम में पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था प्रांग न्याय एवं पूर्व न्याय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। प्रांग न्याय पूर्व न्याय के गठन के लिए आवश्यक दशाओं को समझाइए। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपसे रेस जुडिकाटा के बारे में पूछा गया था। रेस जुडिकाटा को CPC के सेक्शन यानी कि धारा को धारा 11 में परिभाषित किया गया है दोस्तों, अर्थात रेस जुडिकाटा धारा 11 से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रांग न्याय के उद्देश्यों के बारे में लिखना था। प्रांग न्याय के 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है मुकदमेबाजी का अंत करना, अर्थात इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है किसी मुकदमेबाजी का अंत करना। दूसरा उद्देश्य है इसका दोहरेबाज से सुरक्षा। दोहरेबाज से सुरक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति को एक बार दंडित किया जा सकता है, किया गया है तो उसे दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा इसका उद्देश्य है न्यायालय के निर्णय को सही और अंतिम बनाना। और दोस्तों प्रांग न्याय के आवश्यक तत्व भी आपको इसमें क्वेश्चन में लिखने थे। प्रांग न्याय के पहला आवश्यक तत्व है पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती वाद, यानी कि या तो पूर्ववर्ती वाद होना चाहिए, केस होना चाहिए, या पश्चातवर्ती। दूसरा इसका तत्व है पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वाद के पक्षकार समान होने चाहिए। तीसरा पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वाद में पक्षों के समान हक होने चाहिए। चौथा सक्षम न्यायालय, जिस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है वह एक सक्षम न्यायालय होना चाहिए। पांचवा है पूर्ववर्ती वाद का अंतिम रूप से निपटारा किया गया हो। दोस्तों इसमें 2 केस भी काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको अपने एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर में लिखना था। यह क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है दोस्तों, रेस जुडिकाटा। इसमें पहला केस है MC मेहता बनाम कमलनाथ 2002 का, और दूसरा केस है इसमें मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई AIR 1971 का मामला है। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के लागू होने के लिए इस न्यायालय को सरोकार इस बात से नहीं है कि पूर्ववर्ती निर्णय सही था या नहीं। इस नियम का केवल अपवाद धोखा है। दोस्तों आपको अपने क्वेश्चन के आंसर में इस प्रकार आंसर लिखना था। दोस्तों इस प्रकार अगर आंसर आप लिखते हो तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे अपने एग्जाम में। कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता है। इसके बाद दोस्तों एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था लिखित कथन से आप क्या समझते हैं। पिति दावा एवं पिति साधन। पिति साधन को दोस्तों मुजरा भी कहते हैं। इसमें अंतर स्थापित कीजिए, यानी कि पिति दावा और पिति साधन में अंतर लिखिए। लिखित कथन को IPC के ऑर्डर 8 में परिभाषित किया गया है। ऑर्डर 8 में लिखित कथन को परिभाषित किया गया है। लिखित कथन दोस्तों इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है
जिस प्रकार वादी का अभिवचन वाद पत्र होता है, उसी प्रकार प्रतिवादी का अभिवचन लिखित कथन होता है। दोस्तों, लिखित कथन वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से प्रतिवादी वादी द्वारा लगाए गए अभिकथन या मांगे गए दावों का बचाव प्रस्तुत करता है। यानी कि वादी द्वारा लगाए गए अभिकथन या मांगो गए दावों का बचाव प्रस्तुत करता है न्यायालय में। इसके बाद दोस्तों आपको प्रति दावा और प्रति साधन में अंतर लिखने थे। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको दो केस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रश्न के उत्तर में लिखने थे। पहला केस है इसमें पाल्सन मोटर्स बनाम राजेश कुमार AIR 1993 का यह केस है। और दूसरा है केस अख्तर यार खान बनाम अजहर यान खान AIR 1994 का। इसके बाद दोस्तों एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा गया था तीसरा, वाद के पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति के परिणामों को समझाइए। इस प्रश्न के आंसर में दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना था यह CPC के ऑर्डर 9 में परिभाषित किया गया है। आदेश 9 यानी कि ऑर्डर 9 कहता है कि पक्षकारों के उपसंजात होने और उनके उपसंजात न होने पर क्या परिणाम होंगे उससे संबंधित उपबंध करता है। इसके बाद दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था आदेश 9 नियम 13 एक पक्षीय डिक्री को आपास्त करना। अर्थात आदेश 9 नियम 13 कहता है प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को आपास्त करना। किस प्रकार से अगर न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में एक पक्षीय डिक्री को पारित कर दिया गया है तो वह एक पक्षीय डिक्री को किस प्रकार से खारिज करवा सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों उद्देश्य है एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध उपचार। पहला, आदेश 9 नियम 13 के तहत एक पक्षीय डिक्री आपास्त करने के लिए एक आवेदन आप न्यायालय को प्रस्तुत कर सकते हैं या दे सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों प्रतिवादी द्वारा अपील। आपके विरुद्ध अगर एक पक्षीय ऑर्डर या आदेश दिया गया है तो आप प्रतिवादी हो तो आप अपील कर सकते हो। और तीसरा है एक पुनर्विलोकन का आप आवेदन दे सकते हो। दोस्तों इस प्रकार आपको तीसरे क्वेश्चन के आंसर में लिखना था और इसमें दो केस भी आपको लिखने थे। पहला केस है इसमें भगवान दास बनाम प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रामपुर का यह मामला है AIR 1983। इसके बाद दूसरा केस है इसमें कामाक्षी बनाम जुगराम जैन AIR 1993 का यह केस है। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया, कामाक्षी वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी डिक्री को आपास्त निरस्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत दिया गया आवेदन पोषणीय है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था चौथा, कमिश्नर की नियुक्ति किन प्रयोजनों के लिए की जा सकती है? कमिश्नरों की शक्तियों को समझाइए। दोस्तों इसे CPC की धारा 75, 76, 77, 78 और ऑर्डर 26 में बताया गया है। धारा 75 कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताता है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें नियम 10 आदेश 26 कमिश्नर की प्रक्रिया के बारे में बताता है, उसको भी आपको इसमें लिखना था। इसके बाद नियम 14 ऑर्डर 26। फिर इसके बाद आपको कमिश्नरों की शक्तियां को समझाइए जो नियम 16 में बताया गया है। ऑर्डर 26 नियम 16 कमिश्नरों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें दो केस भी है काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने थे। अधीर चंद बनर्जी वर्सेस लीलावती मुखर्जी
AIR 1993 का है केस है। इसके बाद दूसरा केस है दोस्तों पपाई अम्बल वर्सेस सुब्बू लक्ष्मी अम्बल, AIR 1983 का है केस है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5वां एग्जाम में कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला पूछा गया था अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां, दूसरा आज्ञा पत्र, और तीसरा पूछा गया था प्रश्न जिनका अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, चौथा निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां। टिप्पणी आपको पहले में लिखना था अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां। इसमें आपको CPC की धारा 42 को परिभाषित करना था। इसमें धारा 42 को लिखना था। आज्ञा पत्र, इसमें आपको धारा 46 और तीसरा जो पूछा गया था प्रश्न जिनका अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, इसमें आपको CPC की धारा 47 के बारे में लिखना था। इसके बाद चौथा निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां, इसमें आपको धारा 51 के बारे में लिखना था। दोस्तों आपको इस प्रश्न के उत्तर में इन धाराओं को लिखनी थी। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों रिपीट किया जा सकता है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन प्रत्येक मूल ज्ञप्ति से अपील होगी, यानी कि प्रत्येक मूल डिक्री से अपील होगी। इस पद की व्याख्या कीजिए। क्या पक्षकार अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में दोस्तों आपको CPC के ऑर्डर 41 जो मूल डिक्रियों की अपील के बारे में बताया गया है, ऑर्डर 41 को आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। इसमें दोस्तों एक केस भी है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राज सिंह, AIR 1996 का। इसके बाद आपको लिखना था पक्षकार अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना, अर्थात पक्षकार का अपील में अतिरिक्त साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना। इसे CPC के ऑर्डर 41 में और नियम 27 में परिभाषित किया गया है। ऑर्डर 41 नियम 27 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद आपको इसमें नियम 33 अपीलीय न्यायालय की शक्ति के बारे में भी लिखना था। और इसमें एक केस भी है काफी महत्वपूर्ण, राम राखी वर्सेस श्रीमती अंती एवं अन्य, AIR 1993 का मामला है। इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि आदेश 41 नियम 33 का सहारा वहां लेने की आवश्यकता नहीं है जहां वादी का वाद खारिज कर दिया गया है और वादी ने अपील किया है न्यायालय से यह प्रार्थना करते हुए कि अनुतोष प्रदान किया जाए जैसा कि उसने बाद में मांगा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 7वां निर्धन यानी कि अंकिचन व्यक्तियों द्वारा वादों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसमें दोस्तों आपको CPC के सेक्स के ऑर्डर 33 नियम 1 के बारे में लिखना था। ऑर्डर 33 नियम 1। नियम 1 कहता है दोस्तों निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद का संचित किया जाना, अर्थात नियम 1 कहता है निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संचित किए जा सकेंगे। इसमें एक केस भी है महादेव प्रसाद वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जबलपुर, AIR 2001 का है केस है। इसके बाद आपको इसमें ऑर्डर 33 नियम 1 का लिखना था जो कहता है निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच करना, अर्थात निर्धन व्यक्ति है जो उनके कौन कौन से साधन हैं जो इनसे वह आय प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आपको नियम 2, नियम 3, नियम 4 के बारे में भी लिखना था। नियम 2 कहता है आवेदन की विषय वस्तु
और नियम 3 कहता है आवेदन की उपस्थापन, और नियम 4 आवेदक की परीक्षा। इसके बाद दोस्तों आपको निर्धन या अंकीचन बाद लाने की अनुमति के लिए आवेदन को न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किए जाने की अवधारणा के बारे में लिखना था। इसमें आपको सीपीसी की आदेश 33 और नियम 5 के बारे में लिखना था। नियम 5 कहता है आवेदन नामंजूर किया जाना। इसमें एक केस भी है, ललिता वर्सेस सिविल जज बुलंदशहर AIR 1993 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में 8वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कोई 3 पर टिप्पणी आपको लिखनी थी। पहला पूछा गया था अंतर अभिपचनीय वाद यानी कि इंटरप्लीडर सूट। इसमें आपको सीपीसी के ऑर्डर यानी कि आदेश 35 के बारे में लिखना था। और दूसरा प्रस्थापन, इसमें आपको सीपीसी की धारा 144 के बारे में लिखना था। और तीसरा संचित न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, इसमें आपको धारा 151 के बारे में लिखना था। और चौथा कैविएट, इसमें आपको धारा 148A के बारे में लिखना था। दोस्तों इन धाराओं को आपको 8वें क्वेश्चन में लिखना था। इसके बाद दोस्तों एग्जाम में 9वां क्वेश्चन पूछा गया था लिमिटेशन एक्ट से यानी कि परिसीमा अधिनियम से। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विधिक नियोक्ता के संदर्भ में क्या उपबंध किए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में विधिक नियोक्ता के बारे में पूछा गया था, जिसे लिमिटेशन एक्ट की धारा 6 में परिभाषित किया गया है। इसमें एक केस भी है दोस्तों, शरद प्रसाद बनाम ललिता जमुना प्रसाद AIR 1961 का। इसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कपट या भूल का परिसीमा काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कपट शब्द को लिमिटेशन एक्ट की धारा 17 में परिभाषित किया गया है। इसमें एक केस भी काफी महत्वपूर्ण है, S पेचियामल बनाम गण सुंदरम AIR 1995 का। इस मामले में दोस्तों अभी निर्धारित किया गया कि यदि कपट के कारण प्रभावित व्यक्ति वाद संचित करने से वंचित रह गया हो तो उसे उस अवधि की छूट प्रदान की जाएगी जो कि कपट के कारण प्रक्रिया प्रारंभ करने में विलंब स्वरूप उत्पन्न हुई है। दोस्तों इस प्रश्न के आंसर में आपको लिखना था। दोस्तों आपने देख लिया होगा सीपीसी का पेपर बहुत ही सिंपल आता है। इन 10 क्वेश्चन में से कम आपकी एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो रिपीट किए जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।